जीवधारियों का वैज्ञानिक अथवा या 5 किंगडम जो देने का प्रयास किया था वो RH विक्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया था ना जी। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर ये पढ़ लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, तो समझिए कि पूरा आधा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा कंपटीशन लेवल का। बात समझ रहे हैं? तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं शॉर्ट में। पहले इसमें हम 2 बताए थे ना, कि पूरा जीवधारी ना, लिविंग, पूरा लिविंग को 2 भागों में बांटे थे जी। पहला भाग क्या था? पूरा लिविंग को 2 भागों में, पहला था आपका प्रोकैरियोटिक ना, और दूसरा क्या था? यूकैरियोटिक ना जी। दूसरा यूकैरियोटिक, एक बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, बस रिकैप कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि वैसे सेल्स जिसमें केंद्रक क्या होता है जी? नहीं होता है, या अथवा ऐसे कह लीजिए झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं ना। तो इसमें जो है पहला वो है मोनेरा। वो क्या है? मोनेरा। बात समझ रहे हैं? पहला क्या है? मोनेरा। इस मोनेरा जगत में आपको पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, आर्कियो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है ना, साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि पहला जगत है मोनेरा ना। अब जो कि क्या है? प्रोकैरियोटिक का अर्थ समझ रहे हो ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है यूकैरियोटिक में 2 भाग में बांटे थे। पहला भाग क्या था जी? नहीं, पहला भाग ये है यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या था? मल्टीसेलुलर। हाँ, मल्टीसेलुलर, हिंदी में भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब यूनिसेलुलर में, यूकैरियोटिक में जो दूसरा किंगडम है उसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा। हाँ, दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा है। कोई दिक्कत? तीसरा जो है, अब मल्टीसेलुलर जो है, मल्टीसेलुलर में 2 भाग में बांटे थे हम मल्टीसेलुलर को। वो कौन सा भाग है? एक तो वो विथ सेल वॉल ना, जिसमें सेल वॉल हो, विथ सेल वॉल, और दूसरा क्या बताए थे? विदाउट सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल वाले और बिना सेल वाले, कोशिका भित्ति वाले और बिना कोशिका भित्ति वाले। अब विथ सेल वॉल में भी 2 तरह से हो जाएंगे। एक वो हो जाएंगे जो फोटोसिंथेटिक्स करेंगे, और एक वो होंगे जो फोटोसिंथेटिक्स नहीं करेंगे ना जी। तो विदाउट फोटोसिंथेटिक्स, विदाउट फोटोसिंथेटिक वाले ना, वो ऐसे जीव जो फोटोसिंथेटिक्स नहीं करे। तो इसमें जो तीसरा जगत है वो है फंगी ना, कवक जगत ना। अब इसमें जो होंगे फोटोसिंथेटिक्स वाले ना, विथ फोटोसिंथेटिक, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण करे। तो उसमें जो चौथा जगत है वो है प्लांटी ना, प्लांटी। और विदाउट सेल वॉल में जो है 5वां जगत वो है क्या? एनामिलिया। 5वां जगत क्या है? एनामेलिया। कोई दिक्कत किसी को? यानी RH विक्टर ने 5 किंगडम में बांटा। पहला क्या है जी? मोनेरा। कोई दिक्कत? दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी। तो फंगी कैसा है कि ये मल्टी सेलुलर है, ठीक, और बिना सेल वॉल होता है, और सेल वॉल में ये फोटोसिंथेटिक्स नहीं करता है।
और चौथा क्या है जी? प्लांटी। और पांचवा क्या है? एनामिलिया। यानी यही 5 किंगडम है जो आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब देखिए आगे, अब प्लांटी को भी 2 भागों में बांटा गया है ना। प्लांटी को 2 भागों में बांटे थे हम। क्या भाग था जी? प्लांटी को इसमें था, प्लांटी को 2 भागों में क्रिप्टोगेम्स यानी पूरा वनस्पति जगत को, हाँ पूरा वनस्पति जगत को 2 भागों में क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कहने का अर्थ यह हुआ कि जिसमें फूल ना लगे, अपुष्पोविद ना, जब फूल नहीं लगेगा तो बीज भी नहीं लगेगा और फल भी नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा क्रिप्टो गेम्स ना। और पुष्पोविद यानी फेनरो गेम्स। समझ रहे हैं? यानी पूरा प्लांट को 2 भागों में क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स। समझ रहे हैं? अब क्रिप्टो गेम्स को भी 3 भागों में बांटे थे ना। क्रिप्टो गेम्स को 3 भागों में, वो कौन सा भाग है वो देख लीजिए। थैलोफाइटा ना, वीडियो में दिख रहा है ना जी। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हाँ। अब थैलोफाइटा में भी आपको पढ़ना है क्या क्या? थैलोफाइटा में मुख्य रूप से पढ़ना है क्या? बैक्टीरिया। आप देखो, बैक्टीरिया यहाँ भी है और बैक्टीरिया यहाँ भी है। ये क्यों है, काहे है? ये प्लांट जगत में भी बैक्टीरिया को पढ़ते हैं और एनिमल जगत में भी पढ़ते हैं ना। बैक्टीरिया, एल्गी है, फंगी है ना जी, फंगी। अब ये जो है फेनरोगेम्स को भी 2 भागों में बांटे थे। वो क्या नाम है जी? फेनरोगेम्स को 2 भागों में, वो है जिम्नोस्पर्म हाँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। समझ में आ रहा है ना? अब जिम्नोस्पर्म में साइकस आ जाएगा और पाइनस साइकस आ जाएगा। एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांट दिए थे, मोनोकॉट और डाइकॉट ना जी। मोनोकॉट 1 बीजपत्री और द्विबीजपत्री, डाइकॉट। क्लियर है? यानी प्लांटी 2 भागों में, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये जो है थैलसनुमा संरचना होगी, इससे ज़्यादा विकसित होगा, इससे ज़्यादा विकसित होगा, इससे ज़्यादा विकसित होगा, इससे ज़्यादा ये विकसित होगा, इससे ज़्यादा ये विकसित होगा। बात समझ रहे हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट, जिसमें द्विबीजपत्री, ये सब चलेगा। ठीक। अब एनिमल जगत को भी बांटे थे, अब तो जगह है नहीं, आप इसको ऐसे ही समझ लो ना। एनिमल जगत को 2 भागों में बांटे थे, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा ना। कॉर्डेटा और दिख रहा है यहां नॉन कॉर्डेटा। समझ रहे हैं? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में रीढ़ वाले और एक बिना रीढ़ वाले ना जी। कॉर्डेटा में ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा मछली, फिश, जिसको पाइसेस बोलते हैं, पीसेस। उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद पंछी, एब्स ना। उसके बाद हो जाएगा आपका मैमल्स ना। अब नॉन कॉर्डेटा में, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसमें हो जाएगा 2 गो, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में बताए थे क्या हो जाएगा, अमीबा,
पैरामेशियम, यूग्लिना, एसिटाबुलेरिया, ये बताए थे, वीडियो में है, हम बस रिकैप कर रहे हैं। और नॉन कॉर्डेटा में बताए थे, नॉन कॉर्डेटा में पोरीफेरा पहला, सिलिंट्रेटा ना, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा। समझ रहे हैं? ये सब मिलाकर पढ़ना है आने वाले क्लास में। ठीक, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे कौन? मोनेरा। समझ रहे हैं? आज क्या स्टार्ट करेंगे? मोनेरा। ठीक, चलिए, तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, मिटा दें, मिटा देते हैं। वीडियो में पूरा आ नहीं रहा है, ठीक, नहीं तो पूरा ये आ जाता। एक आपको इसी तरह ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आप देखना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें। बात समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक, अब देखिए, पहला जगत हम स्टार्ट कर रहे हैं, मोनेरा जगत। क्या? मोनेरा। मोनेरा किंगडम ना, मोनेरा जगत। ठीक, पहला क्या है? मोनेरा जगत, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन को तो बताए थे आप लोग को कि होता क्या है क्लासिफिकेशन ना, किसी खास गुणों और लक्षणों के आधार पर किसी चीज को बांटना। बात समझ रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अब हम लोग को आने वाले वीडियो में या आने वाले क्लास में यही देखना है कि किस गुण के आधार पर, किस लक्षण के आधार पर RH विक्टर ने इसको एक ग्रुप में रखा। उन्हीं गुणों को थोड़ा सा नोटिस कर लेना है। बात समझ रहे हैं? यही क्वेश्चन पूछता है। बात समझ रहे हैं? तो मोनेरा जगत ना, मोनेरा जगत के बारे में पढ़ते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा, ये आप हेडलाइन दे दो। ठीक, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा। कोई दिक्कत? ठीक है, सही है, किंगडम, KIND सही है, चलिए ना। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा। बात समझ रहे हैं? मतलब किन गुणों के आधार पर इनको मोनेरा कहा जाता है, मोनेरा में किन किन लक्षणों को रखा गया है। अब यहाँ वर्ड एक क्वाइन है, उसको समझिए। ई है कैरेक्टरिस्टिक ना, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, तो आप खुद ना जीवों को, लक्षणों को जान जाओगे, तो आप उसको उस कैटेगरी में रख लोगे। लक्षण क्या होता है जी? बात कर लेते हैं इस पे। ये है लक्षण, इसको बोलते हैं ना, प्रकृति भी कह सकते हैं। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक? क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज का यहां नहीं, ठीक, बात समझ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ये बार बार आता रहेगा, इसलिए इसको बढ़िया से समझिए, आप खुद पहचान लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? समझना है, ये तो से बायोलॉजी में इतना रटने वाला है, मगर हम ऐसा बताएंगे जिससे आपको रटना नहीं पड़े। बात समझ रहे हैं? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा क्लियर है। लक्षण क्या होता है? सोच किए कि लक्षण क्या होता है? गुण, इसको गुण भी लोग कहता है ना, गुण कह लीजिए। है, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? जीवों का गुण, लक्षण, यही सब पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, लक्षण जो होता है ना, किसी वस्तु का या प्रकृति कहिए, इंडिड नेचर होता है। इंडिड नेचर अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इंडिड नेचर का अर्थ ये हुआ ना कि उसका इनबिल्ड नेचर है। समझ रहे हैं?
मतलब उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर उसको उससे अलग करोगे तो वो चीज ही नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? जैसे उदाहरण के तौर पर पानी है, बात समझ रहे हो? तो पानी का जो नेचर है ना, शीतलता है, ठंडापन उसका नेचर है। बात समझ रहे हैं? तो अगर पानी को से शीतलता हटा दीजिए तो पानी पानी नहीं रहेगा। नहीं समझ रहे हैं? तो शीतलता पानी का क्या हो गया? नेचर हो गया। बात समझ रहे? ये आप उसको थोड़े देर के लिए डिस्टर्ब कर सकते हो। बात समझ रहे हो? पानी को गर्म करोगे, उबालोगे, गर्म हो सकता है, मगर छोड़ दोगे ना तो वो फिर अपने वास्तविक स्वरूप में, नेचर में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में देखते हैं कि हम लोग मिला देते हैं कलर, वो पेट्रोल जैसा दिखता है, मगर पेट्रोल का रियल नेचर क्या है? ज्वलनशीलता। अगर पेट्रोल से ज्वलनशीलता को हटा दीजिए किसी विधि द्वारा, तो क्या पेट्रोल को पेट्रोल कहोगे? नहीं कहोगे। नहीं समझ रहे हैं? तो लक्षण क्या होता है? किसी चीज का रियल नेचर, उसी से वो मिल कर बना है, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? इसीलिए लोग कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। बात समझ रहे हैं? एकदम नहीं बदलता है। हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है। बात समझ रहे हैं? वो बदलेगा ही नहीं। थोड़े देर के लिए दिखावा में कर सकता है, मगर आदमी बदलेगा नहीं। ठीक? तो लक्षण वही है, प्रकृति गुण। बात समझ रहे हैं? क्लियर है ना? कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया? मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, मोनेरा जगत में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक किन लक्षणों के आधार पर, किन गुणों के आधार पर रखा गया है, लिखते जाएंगे। ठीक? इसका पहला है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब मोनेरा जगत में जो भी होंगे वो क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे ना। क्या होंगे ये? प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यानी मोनेरा जगत में कुछ जो भी जीव होंगे वो क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे और एक कोशिकीय होंगे। एक्सेप्शन भी है, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ये एक्सेप्शन है। बात समझ रहे हैं? पहला गुण क्या हो गया कि ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं जनरली, मगर एक्सेप्शन में मल्टी सेलुलर भी होते हैं। हम बताएंगे कौन से मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा गुण क्या हो जाएगा जी इनका? दूसरा ये हो जाएगा कि ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं ना, पोषण कैसे करते हैं। बात समझ रहे हैं? न्यूट्रिशन। दूसरा क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे करते हैं ना, तो न्यूट्रिशन पोषण समझते हैं। आप ये भी समझते हैं कि एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक। तो मोनेरा जगत के जो जीव हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक समझ रहे हैं ना? ऑटोट्रॉपिक मतलब जो स्वयं से भोजन बना ले, जैसे पेड़ पौधे। हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहे, जैसे हम लोग हैं। हम लोग हेट्रोट्रॉपिक हैं, परपोषी हैं। परपोषी में भी बहुत सारा प्रकार है, वो आएगा, हम बताएंगे। अभी इसी टॉपिक पर फोकस करते हैं ना। तो पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं। तो मोनेरा जगत के जो जीव होंगे वो पोषण कैसे करेंगे? तो वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, यही ध्यान रखना। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। बात समझ रहे हो? ये पूछेगा, बात समझ रहे हो, कि मोनेरा जगत के जीव पोषण कैसे करते हैं ना। तीसरा अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो लिख दे रहे हैं उसको खास तौर पे याद रखना, ये निचोड़ है किताब का। बात समझ रहे हो? आपको पता ही नहीं चलेगा कौन पढ़े और कौन छोड़े। ठीक है? तो तीसरा चीज है कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये रिप्रोडक्शन समझ रहे हो? प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो वो रिप्रोडक्शन के
तीन तरीके हैं अभी आप समझिए, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में ये होता है कि मेल और फीमेल, बात समझ रहे हैं, मेल का अंडाणु, मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाता है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ले एक दूसरे से मिले तब वो सेक्सुअल होता है। और एसेक्सुअल होता है, वो भी कई सारे तरीके हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाग नहीं लेता है और रिप्रोडक्शन की क्रिया हो जाती है, यानी नए संतान उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें बहुत सारा है, बर्डिंग वोडिंग आगे के क्लास में आएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो करते हैं एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन। हिंदी में लिख दें, हिंदी बोल रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लिख लेंगे, ठीक। अलैंगिक प्रजनन, बात समझ रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाग नहीं लेता है, बात समझ रहे हैं। ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसको ध्यान रखोगे, ठीक। मोनेरा जगत के, मोनेरा जगत के जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और एक्सेप्शन भी है, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, ये तो मोनेरा जगत पढ़ ही रहे ना, कैरेक्टरिस्टिक समझ गए, इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। मिटा दे, इसको मिटा दे ना, ठीक। मोनेरा जगत नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक, ये ध्यान रखना है, बात समझ रहे हैं। अब अगला देखिए, अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा के अंदर भी बहुत सारे क्लास हैं, बात समझ रहे हैं, मोनेरा के अंदर भी। अब थोड़ा सा समझना है, इसमें है एक लिख दे रहे हैं बैक्टीरिया, बात समझ रहे हो, क्या है एक बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, और भी हैं जो पूछता है वही हम बता रहे हैं, बात समझ रहे हो। और एक है साइनोबैक्टीरिया, बात समझ रहे हैं, बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक। बैक्टीरिया का अर्थ क्या समझ रहे हो, ये जीवाणु का अर्थ मतलब जैसे क्या, देखो जैसे हम लोग क्या है ना, मनुष्य हैं, बात समझ रहे हो, तो उसी तरह जीवाणु का बैक्टीरिया एक जीव, पार्टिकुलर जीव मत समझ जाना। वो जैसे नाउन में आप कहोगे ना, तो नाउन में ये कॉमन नाउन है, नाउन में क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे हम सभी के लिए मनुष्य प्रयोग हो सकता है, और बॉय प्रयोग हो सकता है, बॉय, लड़कों के लिए बॉय, कौन सा नाउन है ये, हाँ कॉमन नाउन है, तो सभी बॉय हैं। अब उसमें रमेश, सुरेश, महेश ना नाम है, ये सब रमेश, सुरेश, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है कि नहीं। तो बॉय एक हो गया कॉमन नाउन, उसमें भी रमेश, सुरेश, रमेश का गुण सुरेश से नहीं मिलेगा, सुरेश का गुण महेश से नहीं मिलेगा। तो बैक्टीरिया जो है ना एक कॉमन नाउन है, आप ये एक मत समझिए, उसमें भी बैक्टीरिया में कौन बैक्टीरिया, जैसे आप पढ़े होंगे कि दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया होता है जी, राइबोजियम ना, राइजोबियम ना, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। तो बैक्टीरिया है मगर राइजोबियम है। जैसे दूध से दही बनाने में कौन काम करता है, लैक्टोबैसिलस, तो बैक्टीरिया है मगर वो कौन से बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। उसी तरह बहुत सारा रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं, एक ये नहीं समझिएगा। उसी तरह आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बात समझ रहे हो, तो ये ग्रुप है, कॉमन नाउन है, ऐसे समझोगे, बात समझ रहे हो। ये मत समझना कि बैक्टीरिया एक गो होता है, अब करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं,
ठीक, बैक्टीरिया में कौन, जैसे मनुष्य को हम पढ़ा रहे हैं ना, जैसे बॉय, तो बॉय में कौन ना, तो पार्टिकुलर हो जाएंगे, पर्सनल हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो बैक्टीरिया तो बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे, बात समझ रहे हैं। इसके बारे में जान लीजिए, बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे। आर्कियो, जैसे आर्कियो बैक्टीरिया होता है ना, तो ये समझिए थोड़ा सा, नाम पर ध्यान दीजिएगा। आर्कियो, ये है बैक्टीरिया, बात समझ रहे हो। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट सुने हो ना जी, क्या सुने हो, आर्कियोलॉजिस्ट, समझ रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब सुने हो तो वो होता है पुराने ना, पुराना हो मतलब, आर्कियो मतलब पुराना, यानी कि सबसे पुराना। ये पूछता है क्वेश्चन, यहां लिख लीजिए, आर्कियो बैक्टीरिया, ओल्डियो बैक्टीरिया क्या है, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब समझिए कि सबसे पुराना कोशिकीय जीव है ये आर्कियोबैक्टीरिया, सबसे पुराना कोशिकीय जीव, पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम कोशिकीय जीव है, पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम। ऐसे पूछा जाए कि हाँ प्राचीनतम, सबसे पहले, समझ रहे हैं, जैसे इस धरती पर सबसे पहले जो सेलुलर जीव हो, बात समझ रहे हैं, वो है क्या, आर्कियोबैक्टीरिया, बात समझ रहे हैं। इसका एक उपनाम भी है, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी इसको बोलते हैं, इसका एक और उपनाम है प्राचीनतम जीवित, पूछता है ये इसलिए पूछेगा ना, देखो जीवाश्म तो हो गया कि ये मरे हुए हैं, अब प्राचीनतम जीवित जीवाश्म पूछ देगा, कंफ्यूज कर जाओगे। वो क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया, बात समझ रहे हो, वो क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया। अब ये इसको हम लोग पढ़ेंगे, आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में बस इतना ही जानना है। अब साइनोबैक्टीरिया देखिए, साइनोबैक्टीरिया के बारे में ऐसे जानिए कि साइनोबैक्टीरिया जो है, बात समझ रहे हैं, ये इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी कहते हैं, नील हरित शैवाल, जैसे काई वही नहीं समझ रहे हैं, वही वाला, ठीक, ब्लू, इसका ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल यही है, नील हरित शैवाल यही है, नील हरित शैवाल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी ही नील हरित शैवाल है, बात समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नील हरित शैवाल, बात समझ रहे हैं, ये जो होता है इसके बारे में खास तौर पर ध्यान रखना कि ये मल्टी सेलुलर होता है। ये क्या होता है, इसीलिए हम शुरू में बोले थे कि कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। तो आप मेन कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े हो कि नहीं, कि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो मल्टी सेलुलर में कौन हो गया, साइनोबैक्टीरिया। अभी एक पढ़ाए हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में भी बताए थे कि ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि जो फोटोसिंथेटिक्स करे ना, जिसमें क्लोरोफिल होगा वही फोटोसिंथेटिक्स करेंगे। तो ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक, करते हैं। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मल्टी और यूनि दोनों हो सकते हैं। और इसके बारे में एक और बात जानिए कि ये क्या हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं, बात समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। ऑटोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेटिक्स करते हैं ये, हाँ फोटोसिंथेटिक करते हैं ना। तो मोनेरा जगत में फोटोसिंथेटिक्स करने वाले कौन हो गए, ये
क्लियर है, साइनोबैक्टीरिया। बात समझ रहे हैं। अब देखिए ये 3 हो गया, क्लियर है, मिटा दे इसको, ठीक है, जो लिख रहे होंगे लिख लेंगे, मिटा दें, मिटा देते हैं, ठीक। बैक्टीरिया हो गया, आर्कियोबैक्टीरिया हो गया मोनेरा जगत में ना जी, और साइनोबैक्टीरिया को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है। अब एक और आता है माइक्रोकोकस, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक, इसी जगत में है। अगला जीव क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा, ठीक। इसको VVI के तौर पर याद रखना। बात समझ रहे हैं, ये क्या है, VVI के तौर पर याद रखना। देखिए सबसे सूक्ष्म जीव जो है, जीवाणु कह लीजिए, सबसे सूक्ष्म जीवाणु कह लीजिए, चाहे जीव कह लीजिए, सबसे सूक्ष्म यह माइक्रोप्लाज्मा है। ये पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीव कह दे। बात समझ रहे हैं, तो यही है सबसे सूक्ष्म जीव कह लीजिए ना। बात समझ रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। बात समझ रहे हैं, ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर होता है, ठीक। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि ये जो होते हैं ना, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, नहीं होता है, नॉट सेल वॉल नहीं होता है, ठीक। बात समझ रहे हैं, सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इसको जीवाणु की दुनिया का जोकर कहा जाता है। जीवाणु की दुनिया का जोकर, खास तौर पे पूछ देगा कि जीवाणु की दुनिया का जोकर किसके बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं। इसीलिए जीवाणु की दुनिया का जोकर, जोकर की कहने का क्या अर्थ है जी, सेल वॉल है नहीं, जोकर अपना रूप अदल बदल करता रहता है, उसी तरह माइकोप्लाज्मा अपना रूप अदल बदल करता है, तो इसको जीवाणु की दुनिया का जोकर कहते हैं। क्लियर है। अभी तक हम को बता दिए जी, बैक्टीरिया तो पढ़ना ही है, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इस सारे के सारे क्या हैं, मोनेरा जगत में है। एक और देखिए, ठीक, बात समझ रहे हैं, मिटा दें, मिटा देना जी, ठीक। एक और देखिए, जो लोग लिख रहे होंगे लिखते जाएंगे वीडियो देखकर। बस समझ रहे हैं। अब देखिए एक और ध्यान, रिक्टेशिया, ये भी एक जीव है, रिक्टेशिया, रिकेटेशिया, समझ, इसको खास तौर पे याद रखना, ये भी आई है, ठीक। बात समझ रहे हैं, इसको खास तौर पे ध्यान रखना, इसके बारे में समझो, ठीक। रिकेटेशिया एक जीव है, बात समझ रहे हो। वो ये जीव जो है ना, आप सुने होंगे कि मतलब जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी है, जीवाणु और विषाणु की बीच की कड़ी। इसके लिए खास तौर पे याद रखना कि जीवाणु और विषाणु की बीच की कड़ी है ये। जीवाणु, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, और विषाणु बोले तो विषाणु के बीच की कड़ी है ये, बीच की कड़ी। ये रटना नहीं है, बात समझ रहे हैं, समझना है, ठीक। आप ये सुने तो हो कि ये कौन सी कड़ी है, कड़ी है। अब कड़ी का अर्थ क्या समझ रहे हो जी, कड़ी मतलब का नहीं, जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कड़ी है मतलब का है,
अंतर बताने वाला है। हाँ देखिए, बीच की कड़ी का मतलब ये है ना कि ये जीवाणु ना तो जीवाणु है और ना तो विषाणु है। नहीं समझ रहे हैं? बीच की कड़ी का मतलब ये हुआ कि जीवाणु से आप इसको डिसाइड नहीं कर पाओगे कि जीवाणु है कि विषाणु है। मतलब जीवाणु को विषाणु से जोड़ता है, जैसे जस्ट ट्रांजिशन फेस होता है ना, बात समझ रहे हैं? जैसे अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे गोबेला है, जिसको गदबेरा बोलते हो, वो दिन है कि रात है? देखो, हाँ वो ट्रांजिशन फेज है ना, तो दिन और रात को जोड़ने वाला कौन है? गदबेरा है। तो गदबेरा जिसको बोलते हो उसको दिन में गिनोगे कि रात में? ना पूरी तरह रात है ना पूरी तरह दिन है। ये जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी है रिक्टेशिया। ये पूछता है, बात समझ रहे हो? इसको खास तौर पर ध्यान रखना। यहीं पे देख लो, आप 3 गो पूछते हो, है बीच की कड़ी वाला है ना, तो बीच की कड़ी वाला यहां से हम मतलब एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। ठीक, बात समझ रहे हो? एक्स्ट्रा इसलिए कि यहां से ध्यान रखोगे कि एक कड़ी वाला 3 गो आता है। 3 गो में से एगो वायरस के बारे में सुने हो। वायरस क्या चीज का कड़ी है जी? वायरस क्या चीज का है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यानी कि वायरस कभी सजीव हो जाएगा, कभी निर्जीव। डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये सजीव है कि निर्जीव है। यानी वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव। ये क्या है? जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी। खास तौर पर ध्यान रखना, बस समझ रहे हो? अब ये क्या हो जाएगा? एक और पढ़े हो आप, युगलीना ना, युगलीना। ठीक, युगलीना जो है वो क्या है? ये स्वपोषी और जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। जंतु और पादप, यानी ये कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो ना जंतु होगा ना पादप। डिसाइड नहीं कर पाओगे कि जंतु है कि पादप है। यानी पादप से जंतु की ओर जा रहा है, ट्रांजिशन फेज है। तो ये युगलीना जो है पादप यानी कि प्लांट और जंतु बात समझ रहे हो? एनिमल की बीच की कड़ी है ये, समझ रहे हो? यानी कड़ी से 3 गो याद रखोगे। रिक्टेशिया क्या है जी? जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी रिक्टेशिया है। ये किस जगत में आता है? मोनेरा। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। युगलीना क्या है? प्लांट और जंतु के बीच की कड़ी है। यही पूछता है भी ये तीनों है। बात समझ रहे हो? लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? हो गया? अब आगे पढ़ते हैं। बैक्टीरिया पूरा पढ़ना है, तब ये जगत क्लियर हो जाएगा। पढ़ा देते हैं इसी में। ठीक, अब लिखिए बैक्टीरिया। ठीक, मिटा दे इसको ना। इसमें हम क्या क्या बताए? आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा ना, और रिक्टेशिया। उसके तो ये तो हम एक्सटेंशन बताए हैं उसी का, बस समझ के यहीं पे याद रखोगे। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं बैक्टीरिया। इसको इसी में पढ़ लेते हैं। ठीक, क्लियर है? अब पढ़ते हैं बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, जो लिखते होंगे इसका क्या होता है? जीवाणु ना जी। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। हेडलाइन है बैक्टीरिया। ठीक, तो पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उस फैक्ट को समझते हैं ना।
तो पहले देखिए बैक्टीरिया की खोज जो हुआ ना, खोज बैक्टीरिया जितना हम बता रहे हैं, जितना बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, समझिए कि जाइए कि वो अमृत है। ठीक है, हम वही बात लिख रहे हैं, ठीक, जो आता है बार बार पूछा हुआ है। बस समझ रहे हैं। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद करना ही पड़ेगा ना। तो 1600 इसकी खोज किसने किया था जी? एंटोनी वन लीवेंडहॉक ने। बात समझ रहे हैं। 1683 ईस्वी में, इसको याद कर लेना, ये पूछ देता है। 1683 में ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ठीक, हॉलैंड के थे, याद रखना। हॉलैंड आज का नीदरलैंड है। ठीक, बात समझ रहे हैं। हॉलैंड पहले का नीदरलैंड हॉलैंड, बात समझ रहे हैं। ये हॉलैंड के निवासी थे। कौन वैज्ञानिक? एंटोनी वन लीवेंडहॉक। एंटोनी वन देखिए, लीवेंडहॉक ही याद रखिए। ठीक, लीवेंडहॉक, एंटोनी वन लीवेंडहॉक पूरा नाम है। ठीक है, एंटोनी वन ना, एंटोनी वन लीवेंडहॉक से याद रहेगा आपको। ठीक, ये हॉलैंड के लीवेंडहॉक ने खोजा था। ठीक, किसको? बैक्टीरिया को। यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटोनी वन लीवेंडहॉक। अब यहां से ध्यान दीजिए कि बता रहे हैं, एक होता है खोजना, एक होता है नाम देना। इसमें आप खोज किसने किया था जी? खोज किया था एंटोनी वन लीवेंडहॉक ना। और नामांकन किसने किया था? नामकरण कह लीजिए। नामकरण कहने का मतलब देखिए, बात को समझिए, ये बार बार पूछेगा बायोलॉजी में, चाहे इसमें, कि डिस्कवर किसने किया था, नाम किसने दिया था। जैसे ये पहली बार खोजे होंगे तो छोटा सा जीव देखे होंगे ना, तो उसका तो नाम भगवान ने तो बताया नहीं होगा। तो जीवाणु को जीवाणु कहने वाले कौन हैं? खोजना वाला अलग है, डिस्कवर। जैसे मोबाइल है, बात समझ रहे हो, तो मोबाइल है तो ये तो एक डिवाइस है जिससे बात होता है, मगर मोबाइल को मोबाइल ही क्यों कह रहे हो? मोबाइल नाम नहीं है, मोबाइल है, वो मोबाइल फोन है। जैसे पहले ज़माने में फ़ोन का मतलब इधर से बोले तो उधर का लोग सुन ले, तो वो तो एक जगह रहता था, स्टेशनरी था। जब ऐसा फ़ोन आया जो चल फिर सके, आप ले जा सकते हो, उसको मोबाइल बोलते हैं। उसी तरह मोबाइल थाना भी होता है। बात समझ रहे हो। तो जो डिवाइस कोई बनाए उसका नाम कैसे रखोगे? तो खोज तो दिए लीवेंडहॉक, ठीक, मगर जीवाणु को जीवाणु नाम जिसने दिया उसका नाम है एहरेनबर्ग। नामकरण किसने? नामकरण जीवाणु नामकरण किसने दिया? जीवाणु नामकरण ये नहीं दिए होंगे, इन्होंने दिया होगा बैक्टीरिया। ये क्या दिया होगा? बैक्टीरिया नाम दिया होगा। बात समझ रहे हो। जीवाणु तो हिंदी है, बात समझ रहे हैं। इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया होगा। और क्या नाम था उसका, वैज्ञानिक का, उस वैज्ञानिक का? एहरेनबर्ग, ठीक, एहरेनबर्ग ने, एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया। ठीक, दो नाम ध्यान रखे, एक तो लीवेंडहॉक, दूसरा एहरेनबर्ग। तीसरा नाम फैक्ट में जीवाणु के फैक्ट से याद रखिएगा, तीसरा नाम है लुई पास्चर। सुने हो ना, लुई पास्चर, ठीक, लुई पास्चर, ठीक, ये नाम याद रखना खास तौर पे, लुई पास्चर, ठीक। लुई पास्चर जो है थे, ये उन्होंने फर्मेंटेशन पर काम किया था। लुईस पास्चर किण्वन,
इन्होंने किण्वन फर्मेंटेशन, बात समझ रहे हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है कि मतलब चीज़ों का फर्मेंटेशन समझिए, चीज़ों का सड़ना गलना, बात समझ रहे हैं। आप देखिएगा ना, पास्चर जो है ना, ये पास्चर जो दूध आप लेते हो बाहर सुधा उधा का, वो पास्चुराइज मिल्क है। ये दूध को प्रिजर्व करने का जो तरीका बताइए पास्चर साहब ने, उसी के लिए उस दूध का नाम पास्चुराइज मिल्क होता है। बात समझ रहे, दूध को देखिएगा लिखा रहेगा पास्चुराइज मिल्क, बात समझ। वो दूध को संरक्षित करने का विधि यही लुई पास्चर साहब ने बताया था, बात समझ रहे हैं। तो किण्वन फर्मेंटेशन पर काम किए थे ये, मतलब चीज़ों का सड़ना गलना, और ये बताए थे कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बात समझ रहे हैं। इन्होंने बताया था कि ये बैक्टीरिया का द्वारा होता है, मतलब ये चीज़ें बैक्टीरिया के माध्यम से होती हैं। तो लुई पास्चर भी याद रखोगे, किण्वन से फर्मेंटेशन, बात समझ रहे हो। फर्मेंटेशन पर काम किए थे इन्होंने, लुई पास्चर, ठीक। एक और नाम ध्यान रखोगे, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, बात समझ रहे हो। ये 4 गो नाम खास तौर पे याद रखोगे, ठीक, पूछता ही पूछता है, ठीक। ये लुई पास्चर साहब का और ये रॉबर्ट कोच साहब का, ये फैक्ट है, बात समझ रहे हो। तो इसमें देखिए रॉबर्ट कोच ने ना ये बताया था, है तो फर्मेंटेशन पर काम किए थे लुई पास्चर साहब। ये नामांकन एहरेनबर्ग एंटोनी वन लीवेंडहॉक ने खोज दिया था, ठीक। अब रॉबर्ट कोच ने जानवरों में एक एंथ्रेक्स रोग होता है खुरोड़ में, बस समझ, वो आगे पढ़ाएंगे, और टीबी जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है, हैजा, ये सब जो रोग होता था, पहले लोग गांव के गांव मर जाते थे। हैजा जहां होता था ना पहले, बात समझ रहे हो। हैजा मतलब क्या समझ रहे हो, मुंह पेट चलने लगना है, दस्त होता है। तो जब पहले जब टीका उका नहीं था, हैजा होता था ना, ठीक, तो अगर किसी को हैजा हो गया तो इतनी है महामारी कोरोना कुछ नहीं है, वो गांव का गांव खाली हो जाता था। अगर परिवार जन्म में भी किसी का हो गया ना, तो उसको लोग छोड़ देता था तड़पते कि मर जाओ, क्योंकि जो जाएगा ना उसका होगा, बस समझ रहे हो। देखिए अगर मुंह पे चलने लगा किसी का, तो जो जाता था उनका मतलब संपर्क में, उसको खुद हो जाता था। आज उसका एक इलाज है, पानी उनी चढ़ता है, टीका का भी है, बात समझ रहे हैं। अब तो खत्म हो गया, लगभग नहीं हो रहा है किसी को ना हैजा, जिसको कॉलेरा भी बोलते हैं ना। तो इन्होंने बताया था एंथ्रेक्स रोग, टीबी और हैजा, बात समझ रहे हो, ये जो होता है जीवाणु के माध्यम से होता है। ये बताया था कौन, रॉबर्ट कोच ने, बात समझ रहे हैं। यानी एंथ्रेक्स रोग ना, ये लिख देते हैं, ये एंथ्रेक्स इस जानवरों में होता है, टीबी होता है ना, और क्या होता है, हैजा। ये जो बताए थे कि किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया के माध्यम से। अब ध्यान देना यहां पे, ठीक। हाँ, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। एंटोनी वन लीवेंडहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। यानी पूछे जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, ठीक, तो कौन है, एंटोनी वन लीवेंडहॉक, बात समझ रहे हैं। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, अब एंथ्रेक्स, इनको खास तौर पे याद रखना कि फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहे, मतलब जीवाणु विज्ञान के आधुनिक पिता, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियल, तो रॉबर्ट कोच मारोगे, समझ रहे हो। फादर ऑफ मॉडर्न
बैक्टीरियोलॉजी। बात समझ रहे हो? ध्यान देना, खास तौर पे यही सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन? रॉबर्ट कोच। अब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन? ये खोजे हैं। इहो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है देखिए ना, एंथ्रेक्स रोग, टीबी, पूरा विश्व परेशान था, नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? रॉबर्ट कोच को कोई दिक्कत? इतना फैक्ट जरूर याद रखोगे, और कुछ याद रखो चाहे मत याद रखो। मिटा दें इसको ना, मिटा देते हैं। ठीक, अभी बैक्टीरिया खत्म नहीं हो रहा है अभी। अब देखिए, अब अगला बात समझिए। अभी हम बताए हैं कि बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं हम ना, तो अब फिर पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं ना जी। ये देखिए, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया के लिए? सभी के लिए है। जैसे नहीं बताए थे कि जैसे हम कहें कि लड़कों का गुण, ठीक ना, तो सभी लड़कों का गुण। और लड़कों में हम पार्टिकुलर हो जाएं तो किसी खास लड़के का गुण। जैसे लड़कों का गुण होता है जैसे सहनशीलता, मतलब अगर जनरल बात है कि लड़कों में सहनशीलता होनी चाहिए। इफ़ यू आर बॉय देन यू हैव टॉलरेंस। बात समझ रहे हैं कि अगर आप लड़के हैं तो आप में सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। उसी तरह लड़कियों का कुछ खास गुण है कि उसमें दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? दया करुणा समझ रहे हो? ठीक, ये खास महिलाओं का गुण है। अब महिलाओं में भी पार्टिकुलर हो जाए ना कि किसी एक व्यक्ति का गुण। उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि सभी बैक्टीरिया के गुण क्या होते हैं, कुछ का अलग अलग हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये हम लोग पढ़ किस में रहे हैं जी? पहला गुण क्या है, हम पढ़ किस में रहे हैं लोग? मोनेरा में। तो मोनेरा जगत वाला क्या था? प्रोकैरियोटिक। तो ये तो प्रोकैरियोटिक होंगे ही, प्रोकैरियोटिक होंगे ना। प्रोकैरियोटिक यानी कि इसमें केंद्रक नहीं होगा ना। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी, क्योंकि मोनेरा में हम पढ़ाए ही थे कि इस जगत में यूनिसेलुलर और कुछ एक्सेप्शन है मल्टी सेलुलर ना। और नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, जनरली नॉन क्लोरोफिलस, जनरली नॉन क्लोरोफिलस, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी ये ऑटोट्रॉपिक जनरली नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे ना। तो इनका ये है प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। आपसे क्वेश्चन इस तरह अरेंज करेगा है, देखिए। हाँ, आजकल का एग्जाम जो होता है ना वो टफ होता जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं। जीवाणु होते हैं, समझिए थोड़ा सा। एक नंबर, केवल यूनिसेलुलर, केवल एक कोशिकीय, केवल बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों, और चौथा देगा नॉन। मार क्या होगी? यूनिसेलुलर। समझ रहे हो? गलती हो जाएगा। ये इसीलिए लिखा रहे हैं। बात समझ रहे? और अरेंज करेगा तो ऐसे कहेगा कि जीवाणु होते हैं। प्रोकैरियोटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ना, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। ऐसा ही फंसा के देगा,
समझ रहे हो, आप रटते रह जाओगे मतलब वन लाइनर होने वाला नहीं है। बस सारे लोगों को जॉब चाहिए, पढ़ने का स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। अब बात करते हैं, ये खास तौर पे याद रखना, क्वेश्चन जब चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, मिटा दे इसको ना। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर, इनका संरचना कैसा होता है, बात समझ रहे हैं। संरचना में इनका बॉडी फिजिकल, आप देखिएगा, सुनिएगा ना, आप सुने होंगे, 3 गो नोटिस किए होंगे। ठीक है, डॉक्टर लोग होता है ना, तो सुने होंगे कि हम जा रहे हैं फिजिशियन के पास दिखाने के लिए, समझ रहे हैं, फिजिशियन के पास दिखाने के लिए सुने हो। तो फिजिशियन, ये डॉक्टर है तो फिजिक्स क्यों लगा है, नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर है तो फिजिक्स क्यों लगा है, फिजिशियन के पास दिखा रहे हैं। देखिए, एक होता है मोर्फोलॉजी, बात समझ रहे हैं, एक होता है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी। थोड़ा सा समझिए, क्लियर, एक माइंड सेट हो जाना चाहिए, पढ़ने का तरीका डेवलप्ड हो जाना चाहिए, बात समझ रहे हैं। जैसे मोर्फोलॉजी जो है ना, मोर्फोलॉजी कहने का मतलब बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन कीजिए, ढांचा का, किसी चीज का अध्ययन जब करने जा रहे हैं आप, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मोर्फोलॉजी कहने का मतलब बाहरी बनावट, नहीं समझ रहे हो। जैसे मनुष्य का बनावट, शरीर का स्ट्रक्चर, एक कुत्ते का शरीर का स्ट्रक्चर, तो केवल एक स्ट्रक्चर में कंपेयर करके हम पढ़ें, उसको हम बोलते हैं मोर्फोलॉजी। फिजिक्स, फिजिक ना बोलते हैं, हैंडसम फिजिक, बात समझ रहे हैं, वो है मोर्फोलॉजी, बात समझ रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, मोर्फोलॉजी समझ में आ गया। शेप एंड साइज के बारे में, बड़ा छोटा आकार प्रकार के बारे में अध्ययन करें, उस विज्ञान को मोर्फोलॉजी बोलते हैं ना। दूसरा है एनाटॉमी। अगर हम किसी को अध्ययन करना चाहते हैं, एना मतलब होता है कट, और टॉमी मतलब अध्ययन, मतलब किसी चीज को काट कर अध्ययन करें, मतलब काट कर माइक्रोस्कोप पर देखें और उसके बाद हमको नॉलेज प्राप्त हो, तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे आप कोई फल ले रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, जैसे रेडियो है, बाहर का स्ट्रक्चर देख ले है, टीवी का है, ठीक, बना दिए, अब सोचे कि खोल कर देखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एनाटॉमी किसी भी चीज का। एक होता है फिजियोलॉजी, बात समझ रहे हैं, फिजियोलॉजी जिससे बना है फिजिशियन, वो है फंक्शन का अध्ययन किया जाता है। फंक्शन मतलब कि ये चीज कार्य कैसे करता है, समझ रहे हैं। जैसे टीवी है, तो टीवी को आप लाए हो, तो मान लो उसको बाहर से देख लिए, मोर्फोलॉजी हो गया। उसको आप खोल कर देखना चाहते हो तो एनाटॉमी हो गया। अब देखते हो कि टीवी ये वर्क कैसे करता है, किस तरह प्रसारित होने लगता है, कब आ जाता है, नहीं समझ रहे हो, तो वो हो गया फिजियोलॉजी, समझ रहे हैं। अब जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी का बाहर से देखोगे लुक बहुत अच्छा है, खोल कर देखोगे एनाटॉमी। मगर गाड़ी क्या ऐसा होता है कि गाड़ी चलने लगती है, किस तरह से गाड़ी वर्क करती है, नहीं समझ रहे हो, वो है क्या चीज, फिजियोलॉजी। उसी तरह शरीर में भी होता है, शरीर का अध्ययन किए हम मोर्फोलॉजी, काट कर अध्ययन किए एनाटॉमी, और ये शरीर फंक्शन कैसे करता है, खाना कैसे पचता है, हम लोग चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, ये सब का। तो देखिएगा, आपको जब फंक्शन में, आपके शरीर में जब किसी फंक्शन में प्रॉब्लम होगा ना, बस समझ रहे हैं, खाना नहीं पचना, बुखार आ जाना चाहिए आना, तो कहा जाता है कि फिजिशियन के पास दिखाइए। मतलब आपके फंक्शन में, मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादातर पेट का, ये फिजिशियन। अब आंख में प्रॉब्लम हो तो आंख का डॉक्टर देखेगा, पेट का डॉक्टर, पेट का हृदय का हो तो हृदय स्पेशलिस्ट देखेगा। मगर आपके शरीर में कोई फंक्शन में दिक्कत है तो वो फिजिशियन देखेगा, बात समझ रहे हैं, वही है। तो संरचना कर रहे हैं, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, एक तो देखेंगे हम लोग क्या चीज, मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखेंगे, बात समझ रहे हैं। देखिए, तो संरचना में हम लोग देख रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि पहले इस तरह का होता है। हम सिंपल संरचना बना रहे हैं कि जो आपको समझ में आए, बात समझ रहे हैं। सिंपल संरचना है, ये देखिए,
ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना। ठीक, अब इसके आगे ये देखिए, ये क्या है? ये सेल वॉल है। मतलब पहले इनका शरीर एक सेल वॉल से ढका रहेगा। देखिए इसके अंदर है, सेल वॉल बहुत कठोर होता है। बात समझ रहे हैं? सेल वॉल, और उस सेल वॉल के ऊपर एक ऐसी संरचना होती है डॉट डॉट टाइप का। बात समझ रहे हैं? 3 लेयर हो गया ना। ठीक, सबसे इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है बाहर जो सबसे डॉट डॉट बढ़ाए हैं, ठीक, उसका नाम है कैप्सूल। खास तौर पे याद रखना, कैप्सूल पूछेगा कि बैक्टीरिया किस चीज से ढका रहता है, तो क्या चीज से? कैप्सूल से। बात समझ रहे हैं? बैक्टीरिया किस चीज से ढका रहता है जी? कैप्सूल से। बात समझ रहे हैं? बैक्टीरिया किस चीज से ढका रहता है? कैप्सूल से। ठीक, अब ये लाल वाला जो है, ठीक, उसके अंदर है, हम बनाने के लिए, ये है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। लाल वाला स्ट्रक्चर, लाल वाला क्या है? सेल वॉल है। ठीक, उसके अंदर हम एक अलग स्ट्रक्चर बना दिए हैं। सेल वॉल के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, मगर ये मेन है कैप्सूल। हो रहा है, देखिए ये वीडियो का टाइमिंग फुल हो गया था इसीलिए छूट गया है। सब पढ़ा दिए तो पता ही नहीं चला। फिर से समझ लीजिए इसको। सबसे बाहरी जो आवरण होती है बैक्टीरिया की ना, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। बस समझ रहे हैं? उसके बाद सेल वॉल ना। ये पूछेगा कि सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, तो लिपिड यानी वसा, प्रोटीन और कुछ काइटिन की बनी होती है। यानी हम ये पढ़ा रहे हैं कि ये बैक्टीरिया का जो है, ठीक, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि ये बैक्टीरिया, जैसे हम नहीं बता रहे हैं, ये गुण पढ़ा रहे हैं बैक्टीरिया का, किसी खास पार्टिकुलर का नहीं। जैसे लड़कों का गुण, जैसे सहनशीलता उनमें होती है, अब उसमें पार्टिकुलर हो जाए तो ये बैक्टीरिया का है। अब बैक्टीरिया में जैसे अलग अलग बैक्टीरिया है, उसका गुण अलग अलग हो सकता है, मगर सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का, लिपिड, प्रोटीन और काइटिन का बना होता है। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। और राइबोसोम होता है इसके अंदर। राइबोसोम 70S का होता है। डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये जो चीज निकला हुआ है, ये इसको फ्लैजिला बोलते हैं। इसी के वजह से बैक्टीरिया गति करता है और ये है साइटोप्लाज्म। बात समझ रहे हैं? तो सबसे जो बाहरी आवरण बैक्टीरिया का है उसका क्या नाम है? कैप्सूल। दूसरा सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज का बना होता है जी? लिपिड और प्रोटीन का। फ्लैजिला से लोकोमोशन करता है और ये प्लाज्मा। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि इसमें केंद्रक होता है जी? नहीं होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जी? नहीं होता है। और सेंट्रोसोम होता है जी? नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, इसको तो खास तौर पे ध्यान रखना कि बैक्टीरिया का सेल वॉल वसा से भी हो सकता है, प्रोटीन से भी हो सकता है, काइटिन से भी हो सकता है। काइटिन एक पौधों में पाया जाता है जो एक कठोर होता है। इसी की वजह से बैक्टीरिया को 2 जगह अध्ययन करते हैं, एक वनस्पति जगत में भी और एक जंतु जगत में भी। हम दिखाए होंगे, मोनेरा में भी बताए होंगे और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा बताए होंगे, वहां भी बैक्टीरिया लिखे होंगे। वहां तो आप लोग पूछे नहीं कि 2 जगह क्यों बैक्टीरिया लिख रहे हैं। इसी की वजह से, काइटिन की वजह से इसको 2 जगह अध्ययन किया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। बात समझ रहे हैं? फ्लैजिला से गति करता है। अब ये दूसरा सबसे, पृथ्वी पर दूसरा सबसे छोटा जीव है ये। तो पहला कौन है जी? वायरस ना। हर जगह पाया जाता है। हर जगह पाने का मतलब कि आपके घर यहाँ बैठे वहां भी बैक्टीरिया है। मतलब आप जहां सोच सकते हो
टेबल पर, कुर्सी पर, गंदे स्थान पर, नमी में, तालाब में, हर जगह ये पाया जाता है। रिप्रोडक्शन करता है ये बाइनरी फ्यूजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है और ये पृथ्वी पर सबसे तेज गति से रिप्रोडक्शन करता है, यानी 1 सेकंड छोड़ दीजिए अब वहीं करोड़ों हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब ये करता है। बात समझ रहे हैं। अब एक और बता देते हैं इनका जो है, ठीक, यहीं तक रहने दे क्या, ठीक। अभी इसका भी क्लासिफिकेशन है कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो है उसको बता ही देते हैं तो इसको खत्म कर देते हैं, ठीक। इसके बाद समझिए, हाँ, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आपने क्या क्या देख लिया, बैक्टीरिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, बात समझ रहे हैं, और स्ट्रक्चर देख लिए, और इनकी क्लासिफिकेशन यानी आकृति के अनुसार जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बात समझ रहे हैं, ये भी देख लीजिए। और इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये 4 चीज ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया गुण, और बैक्टीरिया जो बीमारी उत्पन्न करते हैं ना, जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे बीमारी जब पढ़ेंगे तब, बात समझ रहे हैं। अभी हम बीमारी वाला पढ़ेंगे तो यहीं पे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक। तो यह इनका क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ये लिख लीजिए, तो कल बता देंगे हम आपको क्या चीज, इनका उपयोग ना, लाभ, कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका देखिए आकृति के अनुसार ना, आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार प्रकार ना जी, किसके आकार यानी शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक है बेसिलस, पहला है सुने होंगे बेसिलस ना, इसका नाम है सल्काकार कहिए, दंडाकार कहिए, छरनुमा कहिए ना, दंडाकार ना, छरनुमा जीवाणु, बात समझ रहे हैं। छर कैसे होता है, इस टाइप का होता है ये, बात समझ रहे हैं, इस टाइप का ये आकृति होती है बेसिलस, ठीक। ये देख लीजिएगा, बेसिलस को खास तौर पे याद रखिएगा, लिख देगा कि बेसिलस इसमें से कौन है, तो ये याद रखना, दंडाकार छरनुमा जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बात है। और सब तो याद रखोगे। दूसरा है कोकस, इंग्लिश वाला जात खास तौर पर याद रखना, कोकस ना, कोकस, इसको गोलाकार, गोलाकार जीवाणु, बात समझ रहे हो, इकाची के गोल होते हैं, ये ऐसे ऐसे हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं, गोलाकार जीवाणु कोकस। इस तरह पूछेगा कोकस किस प्रकार की आकृति है, तो गोलाकार। अब गोल तो होता है मतलब राउंड, मगर नाम क्या है, कोकस, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो। बेसिलस दंडाकार, रॉड शेप तो नहीं कह रहा है, मगर उसका नाम दिया है बेसिलस, इसीलिए आपसे क्वेश्चन बन जाता है, नहीं समझ रहे हो। रॉड शेप रहता तो बनता ही क्वेश्चन नहीं, बात समझ रहे हो। तीसरा है सर्पिलाकार, ये नहीं पूछेगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि जो मिल जाएगा ना इसको स्पाइरल, स्पाइरल, बात समझ रहे हैं। ये बेसिलस इस टाइप का कह लीजिए, इस टाइप से हो सकता है, ठीक, ऐसे भी हो सकते हैं, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार ना, सांप जैसा आकृति हो सकता है, बात समझ रहे हैं, ये भी जीवाणु है। एक होता है कॉमा, ठीक, चौथा कॉमा, कॉमा को कॉमा ही बोलते हैं, ठीक। ये इस टाइप का जीवाणु हो सकता है, बात समझ रहे हैं। जैसे विब्रियो कॉलिडी ना, जैसे हैजा होता है, किससे होता है, विब्रियो कॉलिडी नामक जीवाणु से होता है, विब्रियो कॉलिडी ही ना है, देख लीजिएगा, मगर उसी वो तो कामाकार जीवाणु है, इसी तरह के जीवाणु है, बात समझ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक हो गया, सेल वाल हो गया, सब हो गया। अब इसका उपयोग है, उपयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, रहने देते हैं।